अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की असैसिनेशन एक ऐसे मौके पर होती है जब वो अपने हाईली सिक्योर्ड मोटरकेड पे बैठकर डाउनटाउन दिल्ली से गुजर रहा था। इस वक्त उनके साथ सीक्रेट सर्विसेज के एजेंट्स और पुलिस का एक पूरा मोटरकेड मौजूद था। न सिर्फ इतना बल्कि FBI ने इस पूरे रूट पर कई दिन पहले से नजर रखी हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद 22 नवंबर 1963 को डेलिस प्लाजा के करीब उन पर हमला हो गया और वो मौके पर ही मार दिए गए। इस हमले के चंद मिनटों बाद ही सीक्रेट सर्विसेज, FBI और पुलिस ने हलचल मचा दी। लेकिन इतनी हलचल मचाने के बाद भी वो एक ली ओसवर्ड नामी शूटर के अलावा किसी भी और शख्स को कानून के दायरे में नहीं ला सके, या फिर लाना ही नहीं चाहते थे। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? पर एक अकेले ही शूटर ने दुनिया की टॉप तरीन एजेंसीज को चकमा देकर सबसे मशहूर प्रेसिडेंट को सिर्फ चंद मीटर्स की दूरी से शूट किया। ये ऑफिशियल स्टोरी किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। प्रेसिडेंट को एयरपोर्ट से जिस बैंक्वेट हॉल तक जाना था उसका सीधा रास्ता फास्ट रोड भी मौजूद था, लेकिन उनके मोटरकेड को शहर के बीच में से ही क्यों लाया गया और ये रूट किसने प्लान किया था? ऑफिशियली जिस शख्स ने उन पर गोली चलाई थी, ये कोई कोइंसिडेंस था या फिर प्लानिंग? पर हकीकत ये है कि सिर्फ एक महीने पहले ही उसको एक बुक डिपॉजिटरी में सिर्फ एक फोन कॉल पर ही नौकरी मिल गई थी। पर आखिर कैसे? शूटिंग सीन की वीडियो फुटेज में इस स्कार्फ पहने हुए लड़की को मर्डर की फोटोज खींचते हुए देखा गया था। इस लड़की को आज तक क्यों नहीं ढूंढा जा सका? उसका इस सब के साथ क्या कनेक्शन था? नाजरीन, 22 नवंबर 2023 सेम इसी ही दिन 22 नवंबर 1963 जॉन एफ कैनेडी को इनके मोटरकेड पे हमला करके मार दिया गया। प्रेसिडेंट JFK की मौत जहां लाखों लोगों को मौत के सदमे में धकेल रही थी, वहीं इस केस में होने वाली इन्वेस्टिगेशन लोगों के जहन में मौजूद सवालात के जवाब के लिए नाकाम थी। ऐसा माना जाता है कि US की टॉप सीक्रेट एजेंसीज ने इस असैसिनेशन के हवाले से बहुत कुछ छुपाया है और हकीकत को पब्लिक नहीं किया। ऐसा सोचे जाने के बहुत सारे रीजंस हैं, जिनमें सबसे पहला है वेन्यू की सिलेक्शन जहां पर असल में प्रेसिडेंट को जाना था। प्रेसिडेंट JFK को डेलिस के एक शहर डेलस में एक पॉलिटिकल स्पीच करनी थी, जिसके लिए दो ऑप्शंस रखे गए थे। एक था ट्रेडमार्क और दूसरा था वुमेन्स बिल्डिंग। व्हाइट हाउस की रिकमेंडेशन थी कि वुमेन्स बिल्डिंग का वेन्यू सिलेक्ट किया जाए, लेकिन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेडी चाहते थे कि ट्रेडमार्क एक बैंक्वेट हॉल था, जबकि वुमेन बिल्डिंग का इंटीरियर इस काबिल नहीं था कि प्रेसिडेंट वहां पर जा सके। 14 नवंबर को यानी कि असैसिनेशन से 8 दिन पहले ट्रेडमार्क का वेन्यू सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन ये खबर पब्लिक नहीं की गई। अब बारी थी ये डिसाइड करने की कि लव फील्ड एयरपोर्ट जहां पर प्रेसिडेंट के जहाज को लैंड करना था, प्रेसिडेंट को वहां से ट्रेडमार्क तक कैसे लाया जाए। अब नॉर्मली हम देखें तो प्रेसिडेंशियल मोटरकेड को ऐसे रूट से गुजारा जाता है जहां रुकावटें कम से कम हो। ऐसा ही एक रूट था भी जो बाहर से ही बाईपास करके प्रेसिडेंशियल मोटरकेड को ट्रेडमार्क तक पहुंचा सका था, लेकिन उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन शहर के अंदर कोल बुक डिपॉजिटरी जहां से शूटर ने प्रेसिडेंट पर हमला किया था, उसके बराबर से गुजरने का रूट सिलेक्ट किया गया। अगर आपको ये लग रहा है कि ये रूट खास प्रेसिडेंट पर हमला करने के लिए सिलेक्ट किया गया तो आप बिल्कुल गलत हैं। जी हाँ, ऐसा करने की प्रेसिडेंट की खुद की फरमाइश थी, क्योंकि वो लोगों के हुजूम के बीच में से गुजरना चाहते थे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ट्रेडमार्क के अलावा वुमेन्स बिल्डिंग के वेन्यू को सिलेक्ट किया जाता तो प्रेसिडेंट का मोटरकेड इस मेन रोड से होता हुआ ईस्ट की तरफ जाता। इससे बुक डिपॉजिटरी का फासला भी बढ़ जाता और शूटर को निशाना लेने में भी मुश्किल होती, क्योंकि प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी जैकलिन, जो कि हमेशा उनकी लेफ्ट साइड पे बैठती थी, वो शूटर और प्रेसिडेंट के दरमियान में आ जाती। 100 बातों की एक बात कि प्रेसिडेंट की असैसिनेशन की प्लानिंग में ट्रेडमार्क के वेन्यू का सिलेक्ट होना बहुत जरूरी था। तो जैसा कि आपने जाना, ये सिलेक्शन टेक्सास के गवर्नर जॉन कैनेडी ने की थी। उनकी इंटेंशंस पर शक इस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट पे हमला किया गया था वो खुद भी उस वक्त प्रेसिडेंशियल लैमोजीन में अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। उनको भी गोली लगी थी, लेकिन उनकी जान बच गई। और दूसरा ये कि गवर्नर कैनेडी पहले से ही इस रूट के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि प्रेसिडेंट को बाहर से ही ट्रेडमार्क की तरफ ले जाया जाए। ये कोई तो था जो बहुत देर पहले से ही
इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन करके बैठा था। प्रेसिडेंट का मोटरकैड और वेन्यू उनके असैसिनेशन से 3-4 दिन पहले ही पब्लिक किया गया था, लेकिन उससे पहले ये इंफॉर्मेशन किसी को भी मालूम नहीं थी। पर स्कूल बुक डिपॉजिटरी में 2 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे ये जाहिर होता है कि ये इंफॉर्मेशन पहले से ही किसी के पास थी। जी हाँ, ठीक 2 महीने पहले ही स्कूल बुक डिपॉजिटरी में स्टाफ की शॉर्टेज हो गई। सितंबर 1963 में वेस्ली फ्रेजर नाम के एक शख्स को एम्प्लॉयमेंट एजेंसी से एक कॉल आई जिसमें उनको बुक डिपॉजिटरी में जॉब की ऑफर दी जाती है। वेस्ली फ्रेजर आधे घंटे की दूरी में एक रिविंग टाउन में रहता था। वो अगले ही दिन 13 सितंबर को बुक डिपॉजिटरी में जा पहुंचा। उसको वहां के सुपरिटेंडेंट रॉय ट्रूली ने हाथों हाथ ही हायर कर लिया। 15 अक्टूबर को वेस्ली के एक पड़ोसी ने बुक डिपॉजिटरी के सुपरिटेंडेंट को फोन कॉल पर अप्रोच किया और इत्तेफाक देखें कि अगले दिन ही उसको भी सिलेक्ट कर लिया गया। वेस्ली का पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि ली ओसवेल्ड ही था, जिसको 39 डेज के बाद JF कैनेडी के कत्ल में अरेस्ट किया गया था। ली ओसवेल्ड के पास ड्राइविंग लाइसेंस ना होने की वजह से वो रोजाना आउटबैक नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसने डैलिस में ही एक रूम रेंट पर ले लिया। वो वीकेंड्स पर वेस्ली के साथ अपने ऑफिस टाइम के खत्म होने के बाद इवनिंग में अपने घर जाता था। मंडे के दिन सुबह को वेस्ली के साथ बुक डिपॉजिटरी में पहुंच जाता था। करीब 1 महीने तक ये रूटीन चलती रही, लेकिन प्रेसिडेंट की असैसिनेशन से सिर्फ एक दिन पहले 21 नवंबर को ये रूटीन टूट गई। 21 नवंबर को थर्सडे के दिन ही ली ओसवेल्ड वेस्ली के साथ ही अपने घर रिविंग टाउन में चला गया। उसका कहना था कि वो इस वीकेंड को डैलिस में नहीं रहेगा। अगली सुबह फ्राइडे को जब वेस्ली के साथ ऑफिस जाने के लिए घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक लंबा पेपर बैग मौजूद था जिसमें ओसवेल्ड का कहना था कि कर्टेन रॉड्स मौजूद हैं जो वो अपने रूम में लगाने के लिए ले जा रहा है। असैसिनेशन से सिर्फ आधा घंटा पहले ओसवेल्ड बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पर अपने कुछ कोलीग्स के साथ मौजूद था। उस वक्त दिन के 12 बज रहे थे और ये लंच टाइम था। सारे कोलीग्स लंच करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, लेकिन ली ओसवेल्ड 6th फ्लोर पर ही अकेला मौजूद रहा। प्रेसिडेंट का मोटरकैड देखने के लिए बुक डिपॉजिटरी के बाहर काफी लोगों का मजमा लग चुका था। डिपॉजिटरी के चंद एम्प्लॉइज भी 5th फ्लोर की खिड़कियों से ये मंजर देखने में मसरूफ थे। ठीक 12:30 पर प्रेसिडेंट का मोटरकैड आता है जिसमें प्रेसिडेंट गाड़ी की राइट साइड पर और फर्स्ट लेडी उनकी लेफ्ट साइड पर बैठी हुई थी। आगे गवर्नर और उनकी बीवी मौजूद थी। जैसे ही प्रेसिडेंशियल लैम्बोर्गिनी बुक डिपॉजिटरी से लेफ्ट टर्न लेती है तो वो पूरा एरिया पहले फायर की आवाज से ही गूंज जाता है। इत्तेफाक से एक रिपोर्टर उस वक्त ये सारा मंजर रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि 2 फायर किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों को 3 फायर्स की आवाज भी आई थी और एक गोली प्रेसिडेंट की गर्दन पर लगी और दूसरी उनके सर पर। लैम्बोर्गिनी का ड्राइवर बिना वेट किए हुए गाड़ी को इस लोकेशन से बड़ी तेजी से भगाता है, लेकिन प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी की मौत उसी वक्त हो गई थी। किसी ने उसका हुलिया ब्लैक और किसी ने उसका हुलिया व्हाइट बताया, लेकिन मोटरकैड के एक पुलिस ऑफिसर ने फर्स्ट फायर के बाद ही बुक डिपॉजिटरी के 6th फ्लोर पर किसी को फायर करते हुए देख लिया था। तो बिना टाइम जाया किए वो बिल्डिंग के अंदर घुस गए। वो 6th फ्लोर तक गए, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। चंद मिनटों के अंदर अंदर ही पूरी बिल्डिंग को पुलिस ने FBI की मदद से सील कर दिया और अंदर मौजूद तमाम एम्प्लॉइज को बाहर जाने से रोक दिया गया। और इन तमाम एम्प्लॉइज में से एक शख्स मिस था और वो कोई और नहीं बल्कि ली ओसवेल्ड था। ली ओसवेल्ड ये कार्रवाई करने के बाद फौरन ही बुक डिपॉजिटरी की इस बिल्डिंग से निकल चुका था। वो पहले अपने रूम पर गया, वहां पर कपड़े बदले और अपना पिस्टल साथ लेकर बाहर निकल गया। और पुलिस जो अब ऑलरेडी उसको तलाश कर रही थी, उन्होंने पूरे शहर की पुलिस पेट्रोलिंग को वायरलेस कर दिया। पेट्रोलिंग पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने ओसवेल्ड को देख भी लिया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ करता, ओसवेल्ड ने पुलिस ऑफिसर पर 4 फायर किए और उसे मौके पर ही मार दिया। ओसवेल्ड करीबी मूवी थिएटर में जाकर छुप गया, लेकिन जल्द ही पुलिस ने उसको उस मूवी थिएटर से ढूंढ लिया और उसे अरेस्ट करके पुलिस हेडक्वार्टर्स ले गए। अगले 2 दिनों तक पुलिस, FIA और CIA ने उसको खूब इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इस इंटेरोगेशन की रिकॉर्डिंग नहीं की गई। बंद कमरे में जो कुछ हुआ उसका कोई भी सबूत नहीं है। 24 नवंबर को जब उसे पुलिस हेडक्वार्टर से जेल ट्रांसफर किया जा रहा था, तब भरे मीडिया और पुलिस के सामने
एक शख्स ने उसको गोली मार दी। जिस हॉस्पिटल में JF कैनेडी को लेकर गए थे उसी हॉस्पिटल में ली ओसवर्थ ने भी दम तोड़ दिया। ये वो कहानी थी जो ऑफिशियली डिस्क्लोज्ड की गई, लेकिन कई गवाहों का कहना था कि ये वो शख्स ही नहीं था जिसको उन्होंने 6th फ्लोर की खिड़की पर देखा था। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।